सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है रीजन्स फॉर द पार्शियल फेलर ऑफ यूएनओ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता क्यों नहीं मिली, उस आंशिक असफलता का क्या कारण है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो पुस्तक चलती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यूएनओ बहुत उपयोगी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की कमी है या संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के निम्न में से कौन से कारण रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये एग्जाम में भी बीए थर्ड ईयर में और एमए प्रीवियस में कई बार ये सवाल आया है, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बीए थर्ड ईयर में और एमए प्रीवियस में ये सवाल आता रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं इस बात को लेकर। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की गई थी। जब ये अक्टूबर 1945 में स्थापित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बावजूद महाशक्तियों के मध्य नहीं बल्कि छोटे राष्ट्रों के मध्य भी शस्त्रों की एक बड़ी भयानक दौड़ चल पड़ी। स्वतंत्रता और समानता की जो भावना थी वो आज भी सार्वभौमिक रूप से विश्व जगत में नहीं पाई जाती। कई जगह पर अभी भी जातिवाद, नस्ल भेद और उपनिवेशवाद के उपनिवेश बिखरे पड़े हैं। अभी थोड़े दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर नस्लवादी हमले हुए और उसके विरोध में, नस्ल भेद के विरोध में पूरा अमेरिका सुलग उठा था। पूरे अमेरिका के अंदर प्रदर्शन और धरने अश्वेतों के द्वारा किए गए थे, क्योंकि एक पुलिस अफसर ने गोली मारकर एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी थी जानबूझकर। तो नस्ल भेद आज अमेरिका जैसे विकसित देशों में पाया जाता है, जो यूएनओ के फाउंडर मेंबर थे। तो छोटे देशों में क्या हालात होंगे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। कई जगह आज भी नव उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद का अब प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके लोलुपता हावी हो रही है और दूसरे देशों पर आधिपत्य करने की प्रवृत्ति आज भी प्रबल है। जैसे हम देखते हैं, चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर के अंदर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दूसरे देशों के द्वीपों पर कब्जा कर रहा है, नकली कृत्रिम द्वीप भी बना रहा है, दूसरे देशों की टेरिटरी में घुस रहा है। जापान के साथ सेनकाकू द्वीप को लेकर उसका विवाद चल रहा है। इसी प्रकार उसका फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ उसका विवाद चल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज भी प्रभुत्व की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाई जाती है। यूएनओ की स्थापना के बावजूद युद्ध आज भी जारी हैं। जैसे सीरिया के अंदर गृह युद्ध चल रहा है। पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य तनाव व्याप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वैश्विक राजनीति में तनाव और युद्ध का वातावरण मौजूद है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के व नियमों के उल्लंघन व अवहेलना को नहीं रोक पाया है। आज भी जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका खुलकर अतिक्रमण किया जाता है, मानवाधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है। जैसे चाइना के द्वारा जो अपना जो प्रांत है, शिनजियांग प्रांत, उसके अंदर जो उइघर मुसलमान हैं उनके विरुद्ध एट्रोसिटीज़ की जा रही है। म्यांमार के अंदर रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनके विरुद्ध जो है एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, उनके विरुद्ध अत्याचार किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के विरुद्ध जो है उनका शोषण और उत्पीड़न पाकिस्तान की मुस्लिम बहुल जनसंख्या के द्वारा किया जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दुनिया भर में आज भी मानवता विरोधी कृत्य जारी हैं। 1979 के बाद में दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ एक के बाद एक सभी मसलों पर फेल होता चला गया। जैसे दिसंबर 1979 में अयतुल्ला खुमनी के नेतृत्व में जब ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति हो गई, तो वहाँ पर ईरानी छात्रों ने अमेरिका के 52 राजनयिकों को गिरफ्तार कर लिया था और यूएनओ उन्हें रिहा नहीं करवा पाया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप किया। वहाँ जो मौजूदा सरकार थी उसके बजाय अपनी कठपुतली सरकार वहाँ पर बैठा दी और यूएनओ उसको समाप्त नहीं कर पाया। ये बात अलग है कि 10 वर्ष के पश्चात जब सोवियत संघ की स्थिति कमज़ोर हो गई तो वह खुद अफ़गानिस्तान छोड़ने पर सहमत हो गया। इसके अलावा इराक और ईरान के मध्य जो 8 वर्षीय युद्ध 1980 से लेकर 88 तक चला, उसमें भी यूएनओ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। वो भी 8 साल बाद बंद हुआ।
इसके अलावा जब एक जहाज़ जो न्यूयॉर्क से सियोल जा रहा था 1983 की ये घटना है, और उसको रूस ने मार गिराया और उसमें 263 निर्दोष यात्रियों की जान चली गई, लेकिन यूएनओ इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पाया। जब यूएनओ में निंदा प्रस्ताव लाया गया तो सोवियत संघ ने वीटो कर दिया। तो ये सारी हरकतें दूसरे राष्ट्रों को उत्साहित करने वाली थी। इसके अलावा बोस्निया, रवांडा, सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र को वो सफलता नहीं मिलनी जो मिलनी चाहिए थी। जैसे अभी दक्षिणी सूडान के अंदर आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। नाइजीरिया में अभी कुछ दिन पहले बोको हरम ने निर्दोष किसान और मजदूरों की हत्या कर दी है। सोमालिया में समुद्री डाकू और लुटेरों का प्रभाव आज भी जारी है। तो क्या संयुक्त राष्ट्र जो जिसका उद्देश्य कार्य जो था विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना था, क्या उसे उचित सफलता नहीं मिली? और उचित सफलता नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? उसे कारण क्या थे? उसकी वजह थी अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। तो आइए बात करते हैं उसकी असफलता के कारणों की। सबसे पहले बात है राष्ट्रों की गुटबंदी। दरअसल जब संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो दुनिया में दो महाशक्तियां बनकर उभरी, एक सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधि राष्ट्र था और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधि राष्ट्र था। ये दोनों ही विचारधाराएं विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। इससे पूरी दुनिया में दो गुटों में बंट गई और वो गुटबंदी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर भी दिखाई देने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी कोई प्रस्ताव पारित किया जाता, गुटबंदी के कारण उस प्रस्ताव पर वास्तविक निर्णय नहीं हो पाता था। तो राष्ट्रों की गुटबंदी एक कारण रही। दूसरा शीत युद्ध। मैंने आपको बताया अमेरिका और सोवियत संघ में प्रभुत्व की लड़ाई शुरू हो गई और ये प्रभुत्व का जो संघर्ष था इस शीत युद्ध में परिणित हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया। शीत युद्ध की राजनीति का अखाड़ा बन गया। जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकें आयोजित होती या सुरक्षा महासभा की बैठकें आयोजित होती या सुरक्षा परिषद की बैठकें आयोजित होती तो उसमें अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये मंच था ये दरअसल राजनीति का एक अखाड़ा बनकर रह गया। तीसरा राष्ट्रीय प्रभुता का सिद्धांत। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ जो है राष्ट्रों की संप्रभुता को मान्यता देता है। ये कहता है कि सभी राष्ट्र जो है संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा और उन्हें समानता के आधार पर उनसे बर्ताव किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं या प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो केवल सुझाव मात्र होते हैं। इन्हें स्वीकार करना या न करना किसी राष्ट्र की अपनी मर्जी होती है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो उसके विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे जम्मू कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनमत संग्रह का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर में रखा था, लेकिन उससे पहले ये बात रखी थी कि पाकिस्तान अपनी सेना ऑक्यूपाइड कश्मीर से हटाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो सेना वहाँ से नहीं हटाई। यानी उसने सुरक्षा परिषद का और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव की उसने अवहेलना कर दी, उस प्रस्ताव को उसने नहीं माना। तो कोई यदि प्रस्ताव नहीं माने तो क्या कार्रवाई हो, इसको लेकर भी उचित व्यवस्था नहीं है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव है। संयुक्त राष्ट्रों में आज भी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। आज भी वो अपनी राष्ट्रीयता को अधिक महत्व देते हैं, राष्ट्रवाद को अभी महत्व देते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए या राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने से भी नहीं हिचकते हैं, दूसरे राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करने से नहीं हिचकते हैं, दूसरे राष्ट्रों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का जो अभाव है, राष्ट्रों के अंदर जो जिम्मेदारी का अभाव है, वो भी एक बड़ा कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का रहा है। इसके अलावा आप अपन बात करें सैनिक शक्ति का अभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर खुद की कोई सेना नहीं है, यानी यूएनओ की खुद की कोई स्थायी सेना नहीं है। अगर किसी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करनी हो या कहीं पर गृह युद्ध शांत करने के लिए शांति सैनिक भेजने हो, शांति बनाए रखने के लिए शांति सेना की ज़रूरत हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है, यानी वह सदस्य राष्ट्रों के अंशदान पर या हिस्सेदारी पर ही निर्भर है। तो वो राष्ट्र सेना दें या न दें वो उन राष्ट्रों की मर्जी है, वो उनके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो अपनी सेना भेजे ही भेजे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की एक स्थायी सेना होनी चाहिए और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का कोई राष्ट्र उल्लंघन करे आदेश का, तो उसके विरुद्ध प्रभावकारी सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार यूएनओ के पास होना चाहिए।
यानी खुद की एक पर्याप्त, मजबूत और प्रशिक्षित शांति सेना यूएनओ की होनी चाहिए। लेकिन दरअसल उस सेना के गठन को लेकर, उसके आकार को लेकर, उसकी कमान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पेचीदगियाँ हैं, अनेक जटिलताएं हैं, राष्ट्र एकमत नहीं है। छठा है वीटो का दुरुपयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो था जो P5 कंट्री थे, पावर 5, जिनको वीटो पावर दी गई थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ, इन पांचों राष्ट्रों के द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए बार बार वीटो का दुरुपयोग किया गया। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रस्ताव आता तो इन राष्ट्रों के परस्पर विरोधी हित टकराते और ये वीटो करने से नहीं चूकते। इसलिए सुरक्षा परिषद नकारा और पंगु साबित हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने में वो भूमिका नहीं निभा सका जो उसे निभानी चाहिए थी, और वो सब हुआ महाशक्तियों की वीटो पावर के कारण, वीटो के बार बार दुरुपयोग के कारण। सातवां था महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता में जो ब्रिटेन, फ्रांस की जो साम्राज्यवादी नीतियां थी वो भी बाधा उत्पन्न करती रही। दुनिया भर में ब्रिटेन के, फ्रांस के उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों का इन देशों ने भारी मात्रा में शोषण किया था और उस उपनिवेशवादी मानसिकता को इन्होंने निरंतर बरकरार रखा था। ये उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का कारण सोवियत संघ की आक्रामक कार्यवाहियाँ थी। यानी सोवियत संघ जो था उसने हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया, अफगानिस्तान में 1979 में हस्तक्षेप किया, तो उन आक्रामक कार्रवाइयों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ रोक नहीं सका। तो जो विस्तारवादी नीतियाँ थी, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की जो नीतियाँ थी, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का एक कारण बने। आलोचकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। इसमें महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो के द्वारा रद्द करती रही, और यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता है कि इसे हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की बजाय इसे विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र संघ कहना चाहिए। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि यूएनओ की आंशिक असफलता के क्या कारण थे, या यूएनओ को वांछित सफलता क्यों नहीं मिली, इसके कारण स्पष्ट कीजिए। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, हर 2-3 साल में ये प्रश्न रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको याद करना है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना महामारी में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन टीचिंग का लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।